हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नए साल के उपलक्ष्य पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं। क्लास 11th का ये चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। हम सबसे पहले यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इंट्रोडक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इसके न्यूमेरिकल्स जो कि आईआईटी जेई में और नीट में जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, हम उन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने जितने कि ये चैप्टर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो मीन्स व्हाट? थर्मो मीन्स हियर वी कैन से दैट थर्मो थर्मो मीन्स हीट। थर्मो वर्ड इज रिलेटेड टू हीट एंड डायनेमिक्स इज मोशन। इट मीन्स हम किसकी यहां पर स्टडी करते हैं? हीट के मोशन की हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। जैसे कि हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, किसमें फोर्स की स्टडी करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर हीट के मोशन की हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? इट डिस्क्राइब्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम। यानी कि ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। व्हाट डू मीन बाय मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज? दो प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है। एक तो होती है माइक्रोस्कोपिक, जिसका रेंज होता है, जो पार्टिकल का रेंज होता है वो 1 से 100 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है। ये पार्टिकल की रेंज होती है, यानी कि ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। और अगर मैं बात करूं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, तो ग्रेटर देन 100 माइक्रोमीटर आर कंसीडर्ड टू बी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो यहां पर हम छोटे इंटरेक्शंस को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। यहां पर सिर्फ हम बड़े इंटरेक्शंस को कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये मैक्रोस्कोपिक, यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक स्टडी हम करते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी इसलिए नहीं करते क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी हम यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में यूज करते हैं, जो कि वो अभी हमारे इस एकेडमिक में नहीं है। जैसे ही हायर एजुकेशन में हम जाएंगे तो वहां पर हम स्टैट मैक पढ़ेंगे, तो वहां पर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी भी करते हैं। लेकिन अभी हमारा मेन पर्पस क्या है कि जो हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स, वो हम इक्विलिब्रियम पे पढ़ते हैं। यानी कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम में मींस ये होता है कि टाइम के साथ उस सिस्टम पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। मतलब अगर हम टाइम को वेरी करते जा रहे हैं और जो उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, मतलब जो उसकी माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज है, जो भी वेरिएबल्स है, वो चेंज ना हो, वो इफेक्ट ना हो, दैट सिस्टम इज कंसिडर्ड एज इक्विलिब्रियम सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक्स की बेसिकली स्टडी है जो हम पढ़ते हैं, वो मैक्रोस्कोपिक स्टडी ही पढ़ते हैं। और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जब सपोज दैट वी हैव अ सिस्टम, अगर हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है और इस सिस्टम का हम डिवीजन करते हैं, अगर इस सिस्टम को हम पार्शियली डिवाइड करते हैं, तो इसका जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जितने भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, अगर वो इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, इट मींस कोई भी इस सिस्टम की डिवीजन के बाद कोई भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल यहां से इफेक्ट ना हो, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वहां पर उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सपोज दैट अगर ये हमारे पास सिस्टम था और इसको हम इक्वली डिवाइड करें, तो यहां पर कोई भी इस डिवीजन की वजह से कोई भी इफेक्ट ना हो, कोई भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, हमारे जो भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, वो अफेक्टेड ना हो, नॉट अफेक्टेड, आफ्टर द डिवीजन। यानी कि डिवीजन के बाद वो इफेक्ट ना हो। तो अगर ऐसे कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं? पहला है टेम्परेचर, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा इस डिवीजन से। दूसरा है प्रेशर, और तीसरा क्या है? स्पेसिफिक हीट। ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। तीसरा है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कौन कौन से होते हैं? सीवी, सीपी। अभी इनकी हम फर्दर स्टडी करेंगे हम आगे चल के कि सीवी क्या होता है, सीपी क्या होता है। तो ऐसे ही फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं? अगर सपोज दैट हमारे पास यही सिस्टम था, सेम सिस्टम, और हम उसको इक्वली, अगर हम उसको पार्शियली डिवाइड करते हैं, अगर इस सिस्टम को डिवाइड करते हैं, तो वहां पर उस सिस्टम वो इफेक्ट कर जाए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को, वहां पर थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल हमारे इफेक्ट कर जाए। इट मींस अगर हम यहां पर पार्टीशन करते हैं, सपोज अगर यहां पर मास 5 केजी था और इस सिस्टम के डिवीजन के बाद मास कितना बचेगा? 2.5 केजी। हाफ हाफ अगर इक्वली डिवाइड होता है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि मास इफेक्ट कर गया है। तो इस ऐसे ही प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल्स क्या होते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के? पहला एग्जांपल है मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स
ओके, केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल, और सबसे जो मेन एग्जांपल है दैट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सेट्रा। ये सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल है। तो ये कुछ टर्म हमें जानना इसलिए जरूरी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन हियर। ये टर्म्स हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि आगे यही हमारी हेल्प करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करने में। और ये कुछ और टर्म्स है। स्पेसिफिक हीट, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट में जो होता है हमारा क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है हमारा, टेम्परेचर, टेम्परेचर इसमें चेंज होता है और स्टेट जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है। ओके, स्पेसिफिक हीट में क्या होता है कि टेम्परेचर जो हमारा होता है वो चेंज हो रहा होता है, यानी कि एक कांस्टेंट स्टेट पे हमारा टेम्परेचर हम वेरी करते हैं। मींस अगर कोई भी, सपोज दैट कोई भी सिस्टम है और वो हमारा किस स्टेट में है, अगर कोई भी सिस्टम है वो हमारा लिक्विड स्टेट में है और इसके हम टेम्परेचर को वेरी कर रहे हैं, तो वहां पर क्या कर होगा, स्पेसिफिक हीट। इट मींस यहां पर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है लेकिन स्टेट उसका क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू एम एस डी टी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट। Q क्या है यहां पर, Q इज द हीट गिवन टू सिस्टम, M is the mass of the system. What is S here? S is the specific heat of the system. Specific heat of the system, and T is the temperature difference. dt is the temperature difference. और इसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही हमारा स्पेसिफिक हीट अकर होता है। dt is the temperature difference. तो स्पेसिफिक हीट हमने क्या देखा कि टेम्परेचर वहां पर चेंज हो रहा है लेकिन जो स्टेट है उसकी कांस्टेंट है। मींस अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो लिक्विड में ही रहना चाहेगा, अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, और गैसेस में है तो गैसेस में ही। इट मींस यहां पर स्टेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक हीट में हमेशा स्टेट कांस्टेंट होते हैं, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। अब ये फॉर्मूला था स्पेसिफिक हीट का, तो स्पेसिफिक हीट को हम यहां से क्या लिख सकते हैं, S इज इक्वल्स टू Q अपॉन M डेल्टा टी डी टी। ओके, तो यहां से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ Q? हीट को किस में हम मेजर करते हैं, जूल पर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, दैट इज किलोग्राम। MKS यूनिट पे हम लिख रहे हैं, हम मीटर, किलोग्राम और सेकंड की यूनिट में हम ये यूनिट डिफाइन कर रहे हैं। केजी, मास को हम केजी में, और व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज केल्विन। तो यहां से स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या आ जाएगी, जूल किलोग्राम इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। ये एक स्पेसिफिक हीट की यूनिट है। अब हम फर्दर मूव करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की तरफ हम मूव करते हैं। लेटेंट हीट क्या है, जैसा कि हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट में हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन स्टेट कांस्टेंट हो रहा है, तो वैसे ही लेटेंट हीट में हम देखेंगे क्या होता है। लेटेंट हीट इज जस्ट अपोजिट, यहां पर स्टेट क्या होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं, स्टेट चेंज होता है लेकिन टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। स्टेट तो यहां पर चेंज हो रहा था और टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर if the state is changing then it is said to be latent heat. लेटेंट हीट की डेफिनेशन यहीं से है कि स्पेसिफिक हीट में हमारा स्टेट क्या हो रहा था, सेम रह रहा था, लेकिन यहां पर स्टेट हमारा चेंज हो रहा है। सपोज दैट अगर कोई भी हमारा सपोज दैट लिक्विड है, ओके, लिक्विड है और ये हमारा गैसेस स्टेट में चेंज हो रहा है, तो दैट इज सेड टू बी लेटेंट हीट प्रोसेस। यानी कि यहां पर क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया लेकिन टेम्परेचर, हमें एक चीज देखना पड़ेगा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही वो चेंजेस अकर होने चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू एम एल। व्हाट इज Q हियर, Q इज हीट गिवन टू द सिस्टम, दैट इज हीट। M is the mass of the system and L is the latent heat of the system. Latent heat of the system. Okay, तो यहां से फिर what is the unit of latent heat? L is equals to Q by M. तो L is equals to what is Q? That is joule and M is kilogram. Joule kilogram inverse. This is the proper unit of latent heat. ये latent heat की unit है।
ये सारे टर्म्स, ये छोटे छोटे टर्म्स हमें स्टार्टिंग करने, यानी कि जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों के थ्रू जानेंगे कि इनका क्या रोल है हमारे इस चैप्टर में, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। ठीक है, बढ़ते हैं हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। व्हाट इज इक्विलिब्रियम। ये छोटे छोटे टर्म्स मैं इसीलिए ये डिस्कस कर रहा हूं, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनकी बेसिक्स जानना आपको बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं ये छोटे छोटे टर्म्स यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं आपके लिए। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस अगर हमारे टाइम के साथ सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं अकर हो रहा है। इट मींस सपोज दैट हम किसी एक टाइम पे एक सिस्टम को हम देख रहे हैं, सपोज दैट दिस इज अ सिस्टम। अगर हम किसी एक टी टाइम पे इस सिस्टम को देख रहे हैं, T1 टाइम पे, तो और फिर हम कुछ टाइम बाद सपोज दैट ऑब्जर्विंग टाइम इज T2, और अगर इस T1 टाइम से लेकर T2 टाइम तक अगर इस सिस्टम में भी कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, कोई भी चेंजेस इफेक्ट नहीं हो रहे, इट मींस दैट सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये सिस्टम किस कंडीशन में होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यानी कि टाइम के साथ उस सिस्टम पे कोई भी चेंजेस ना आए, टाइम के साथ वो सिस्टम पे कोई भी इफेक्ट ना हो, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सिस्टम। ओके, अब थर्मोडायनेमिक्स में हम कुछ इक्विलिब्रियम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला थर्मल इक्विलिब्रियम। व्हाट डू मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि टेम्परेचर हमारा क्या होता है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में हम क्या जानते हैं कि टेम्परेचर यहां पर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एज सच हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि जो मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं, यहां पर क्या होता है? फोर्स कांस्टेंट। मतलब यहां पर क्या होता है? फोर्स यहां पर कांस्टेंट होता है। ऐसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन इज कांस्टेंट। केमिकल कंपोजिशन इज कांस्टेंट, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स पे जो मेन हमें पढ़ना है दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही हम बहुत सारी स्टडी करते हैं। सपोज दैट अभी हमारा आगे आएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, दैट इज कम्स अंडर टेम्परेचर कांस्टेंट। तो कौन कौन से तीन इक्विलिब्रियम है? पहला तो थर्मल इक्विलिब्रियम, जो कि हम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम इस इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं। सेकंड वन इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जिसपे क्या होता है? फोर्स कांस्टेंट होता है। और थर्ड वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट होते हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स? ओके, जैसे कि हमने आप लोगों ने न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, जो कि हमारा क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन। तो उसमें हमने पढ़ा होगा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। ओके, और फिर हम वहां से उन कोऑर्डिनेट्स की स्टडी करके हम वहां से इक्वेशन ऑफ मोशन और फोर्स के बारे में हम स्टडी करते थे। सेम एज लाइक जो भी ये जितने भी कोरिलेशन है थर्मोडायनेमिक्स में, ये सब मैकेनिकल ही कोरिलेशन है। हम वहां पर जैसे मैकेनिक्स में एक्स वाई जेड की स्टडी करते हैं, मतलब इन कोऑर्डिनेट्स की स्टडी करते हैं, वैसे ही यहां पर हम किसकी स्टडी करते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की स्टडी करते हैं। सेम एज लाइक इन मैकेनिक्स एक्स वाई जेड इज द पीवीटी इन थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। सपोज दैट अगर हमारे पास ये कोई ग्राफ है, दिस रिप्रेजेंट वाई एक्सिस, दिस रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस और ये एक जेड एक्सिस है, तो इनकी हम इन तीनों कोऑर्डिनेट्स की स्टडी करके हम क्या है वहां पर फोर्स निकाल सकते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन इन तीनों एक्सिस की स्टडी करके हम ये चीज निकाल सकते थे। तो वैसे ही अगर हम यहां पर स्टडी करते हैं, सपोज दैट दिस इज अ पी, दिस इज अ वी एंड दिस इज अ टी, तो इस पीवी डायग्राम की स्टडी करके या इस वीटी डायग्राम की स्टडी करके हम क्या यहां पर निकाल सकते हैं? वर्क डन हम यहां पर निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही सिमिलरली ये किससे कोरिलेटेड है? दैट इज कोरिलेटेड टू मैकेनिक्स, यानी कि हम ये मैकेनिक्स की ही डीप स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में। मैकेनिक्स में हम बहुत ही लार्जर पार्टिकल के लिए करते हैं, और यहाँ पर हम उससे कुछ हद तक स्मॉलर पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक स्टडीज। ओके, तो ऐसे ही इसी को हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की डिफाइन किया। कोऑर्डिनेट्स मींस क्या? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस की ही तरह यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर भी बिहेव कर रहे होंगे। अब फर्दर मूव करते हैं, व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या प्रोसेस होता है? मतलब अगर कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम ट्रेस बैक ना कर सके इजिली, मतलब सपोज दैट अगर भी कोई भी सिस्टम, सॉरी इट्स अ मिस्टेक। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या, कौन सा प्रोसेस होता है जिसको हम ट्रेस बैक इजिली कर सकें, यानी कि सपोज दैट अगर कोई भी हमारा प्रोसेस हुआ जो कि लिक्विड स्टेट से हमारा वेपर स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक, तो अगर हम इसको फिर से वेपर स्टेट से अगर हम लिक्विड स्टेट में फर्दर ले आ रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस कहेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि जो ऐसा प्रोसेस जिसको हम फिर से वापस ट्रेस बैक कर सकते हैं उसके ओरिजिनल स्टेट में, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, इट इज क्लियर फ्रॉम हियर। वैसे ही इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? अगर हम किसी भी प्रोसेस को, सपोज दैट कोई प्रोसेस है और वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, कोई प्रोसेस है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो अगर
इसको हम लिक्विड से फिर से सॉलिड में ना कन्वर्ट कर पाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि हम उसको उसके ओरिजिनल स्टेट में हम ट्रेस बैक फिर से नहीं कर पा रहे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस आप क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि ये कौन कौन से प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं, कौन कौन से इरिवर्सिबल होते हैं, और ऐसे ही प्रोसेस के बारे में हम अभी यहाँ पर स्टडी भी करेंगे आगे इसी चैप्टर में, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। इसीलिए मैं इन सब बेसिक डेफिनेशन से होकर गुजर रहा हूँ ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब हम मूव करते हैं फर्दर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्स। कितने टाइप्स के वॉल्स होते हैं? वॉल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिस्टम, जब भी हमारा कोई भी सिस्टम दिया होता है, सपोज दैट आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उसके अंदर का जो भी प्रोसेस हो रहा होता है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? उनकी वॉल्स पे, यानी कि उनकी बाउंड्रीज पे सीधे सीधे वो डिपेंड करते हैं। सपोज दैट अगर किसी भी प्रोसेस का ऐसा हमारे पास कोई भी सिस्टम है और इसके बीच यहाँ पर अंदर कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, मतलब कोई भी, इट मींस इफ देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और एक्सचेंज ऑफ मास, एक्सचेंज ऑफ वॉल्यूम, एनीथिंग कैन बी हैपन, तो यहां पर कुछ भी प्रोसेस हो रहा होता है तो वो उनकी वॉल्स यानी कि उनकी बाउंड्रीज पे तो वो एग्जैक्टली डिपेंड करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में बाउंड्रीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो उन्हीं बाउंड्रीज को हम पढ़ने के लिए हम वॉल्स की डेफिनेशन जानेंगे। सबसे पहले कौन कौन से वॉल्स होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, एक डायथर्मल वॉल और एक एडियाबैटिक वॉल। डायथर्मल वॉल में क्या होता है कि ये कंडक्टिंग वॉल की तरह बिहेव करते हैं, बिहेव्स एज कंडक्टिंग वॉल। क्लियर? और अगर ये कंडक्टिंग वॉल है तो इजिली हीट का क्या हो पाएगा? हीट कैन इजिली फ्लो थ्रू आउट दी वॉल। व्हाट डू मीन बाई डायथर्मल वॉल? डायथर्मल वॉल कैसे वॉल होते हैं? ये कंडक्टिंग वॉल होते हैं, सबसे पहले तो कंडक्टिंग होते हैं। अगर ये कंडक्टिंग है तो हीट का वहां पर इजिली फ्लो हो पाएगा, तो इसीलिए इन्हें डायथर्मल वॉल कहते हैं। एग्जाम्पल में मेटल्स, ओके, जितने भी मेटल्स होते हैं वो डायथर्मल वॉल की तरह बिहेव करते हैं। अब हम फर्दर मूव करते हैं एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल में क्या होते हैं? इट बिहेव्स एज नॉन कंडक्टिंग वॉल। इट बिहेव्स एज नॉन कंडक्टिंग वॉल, यानी कि नॉन कंडक्टिंग मींस ये कंडक्टिविटी को रेसिस्ट करते हैं। तो और अगर ये कंडक्टिविटी यहां पर नॉन कंडक्टिंग है तो यानी कि हीट का फ्लो यहां पर हो ही नहीं पाएगा, तो हीट कैनॉट फ्लो इजिली, कैनॉट फ्लो। ओके, एग्जांपल किसमें कौन कौन से इंसुलेटर की तरह कौन कौन बिहेव करता है? वुड हमारा हो गया, प्लास्टिक हो गया, दीज आर कॉल्ड एज एडियाबैटिक वॉल। ओके, ये सारे ये एग्जांपल्स हैं। तो डायाथर्मल और एडियाबैटिक के बीच में आपको एक प्रॉपर डिफरेंस दिखा होगा, और ऐसे ही वॉल्स हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस के बीच में यूज करते हैं। जितने भी हमारे प्रोसेस हो रहे होते हैं उनपे वॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम इन्हीं वॉल का रोल हम देखेंगे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे इन वॉल्स का क्या इंपैक्ट है। जो भी एक्सपेरिमेंट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हुआ था वो इन वॉल पे ही टोटली डिपेंड था, यानी कि डायथर्मल और एडियाबैटिक वॉल पे। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मो, अब हम फर्दर मूव करते हैं अपने न्यू टॉपिक पे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि यहीं से हमारा मेन थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि यहां पर तीन सिस्टम है, जो कि एक ये आइसोलेटेड सिस्टम में तीन रिजर्वॉयर्स रखे हुए हैं। यहां पर जो सी है और ए और बी, ये तीनों आपस में क्या है? एक कांटेक्ट में है, दैट इज कॉल्ड थर्मल कांटेक्ट में, और तीनों की स्टेट क्या क्या है? यहां पर तीनों की स्टेट डिफरेंट है, यानी कि सी और यहां पर जो सी और ए और बी के बीच में जो भी वॉल यहां पर बिहेव करे दैट इज डायथर्मल वॉल। ये वॉल यहां पर जो ये जो वॉल है जो इन तीनों रिजर्वॉयर को सेपरेट कर रही है, यहां पर ये क्या है? एक डायथर्मल वॉल है, और यहां पर ये एडियाबैटिक वॉल है। और इस वॉल का क्या रोल है ये हम देखेंगे। इस वॉल का इस एक्सपेरिमेंट में क्या रोल है ये हम देखेंगे। सी जो है वो किसके साथ कांटेक्ट में है? सी जो है, सी A and C are in contact or at equilibrium। ओके, यानी कि A और C यहां पर इक्विलिब्रियम में है, और B एंड C आर इन इक्विलिब्रियम, B और C भी इक्विलिब्रियम में है। अब इन वॉल्स का यहां पर क्या रोल है? यहां पर जो है ये डायथर्मल, इट मींस देयर इज अ कांटेक्ट, यहां पर ये कंडक्टिंग वॉल की तरह बिहेव करेगा, यानी कि इसके और इसके बीच में देयर इज अ प्रोसेस, यानी कि हीट का ट्रांसफर, हर एक चीज का यहां पर ट्रांसफर इजिली हो पाएगा। लेकिन यहां एडियाबैटिक वॉल इसलिए लगाया गया है ताकि ये जो भी हीट रहे इस सिस्टम के अंदर कंजर्व रहे,
मींस इस सिस्टम ये आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करे, इट मींस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट, एनर्जी, एवरीथिंग, लेकिन इस सिस्टम के बाहर कोई भी चीज ना हो पाए, दैट इज यहां पर इसीलिए एडियाबैटिक वॉल का इसीलिए यूज किया गया है, और डायथर्मल का इसलिए यूज किया गया है ताकि ये तीनों आपस में कांटेक्ट में बने रहे। ओके, तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक प्रॉपर ये इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक्सप्लेनेशन थी। अब हम फर्दर मूव करते हैं, व्हाट इज द स्टेटमेंट, हम आगे तो डिस्कस करेंगे व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, जैसा कि मैंने कहा कि अब नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा क्या था, स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ की प्रॉपर जो स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट क्या था कि इफ ए एंड बी आर द टू बॉडीज, अगर ए और बी कोई दो बॉडीज हैं, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, और वो कैसे है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, किस बॉडी से, विथ अनदर बॉडी सी, देन ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। अगर ए एंड बी कोई भी दो बॉडीज हैं जो थर्मल इक्विलिब्रियम है सी के साथ, तो ए और बी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे आपस में एक दूसरे के। यहां पर जैसे कि हमने जो वो एक्सपेरिमेंट देखा था, उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि एक डायाथर्मल वॉल हमने यूज किया था और एक एडियाबैटिक वॉल, लेकिन वहां पर वहां पर जो एक एजम्पशन था वो एडियाबैटिक वॉल का था कि एडियाबैटिक वॉल में तो हमें पता है कि हीट फ्लो नहीं होती है, लेकिन वहां पर तब भी वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आया। क्यों? क्योंकि वहां पर जो C था वो A के साथ इक्विलिब्रियम में था, और जो C था वो B के साथ इक्विलिब्रियम में था, तो यहाँ पर A और B भी आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे। यही स्टेटमेंट थी हमारी जीरोथ लॉ की, और यही पर यहाँ हमने देखा कि टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ C, मींस A और C इक्विलिब्रियम में है, तो इनका थर्मल कांटेक्ट, इनका टेम्परेचर भी सेम होगा, थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम थर्मल इक्विलिब्रियम की ही स्टडी करेंगे। और यहाँ पर B और C भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो इनका भी टेम्परेचर TB इज इक्वल टू TC। तो we can say that from here this conclusion and this statement that TA is equals to TB, it means temperature of body A is equals to temperature of body at B। तो यहां पर यही स्टेटमेंट थी जीरोथ लॉ की, और फिर हम आगे फर्दर मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखते हैं आगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने फर्दर टॉपिक इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज इंटरनल। फर्स्ट लॉ पे मूव करने से पहले हमें छोटे छोटे टर्म्स जानने बहुत ही जरूरी हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी हो गया, हीट हो गया, वर्क हो गया, इन सब के बारे में जानेंगे, तभी हम फर्स्ट लॉ को इजिली समझ पाएंगे थर्मोडायनेमिक्स के। तो पहला जो हमारा सब टॉपिक है दैट इज इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की वह एनर्जी होती है, मींस दैट इट इज द सम ऑफ द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। ओके, तो इंटरनल एनर्जी को हम यू से यहां पर डिफाइन करते हैं, du इज इक्वल टू यूएफ माइनस यूआई। यहां से हमने क्या देखा कि जो u है, du है, मींस चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू यूएफ माइनस यूआई। इट मींस इट डिपेंड्स ऑन द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट, सो वी कैन कॉल इट फ्रॉम हियर। हम यहां से क्या कह सकते हैं कि ये एक स्टेट फंक्शन है। ओके, ये एक स्टेट फंक्शन है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट फंक्शन? सपोज दैट अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है और दिस इज द इनिशियल स्टेट, दिस इज द फाइनल स्टेट, तो ये सिर्फ सिस्टम अपने इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगा, इन पाथ से इसे कोई भी मतलब नहीं होगा। तो इसीलिए इस फंक्शन को क्या कहा गया? स्टेट फंक्शन। जो इंटरनल एनर्जी होता है वो हमारा स्टेट फंक्शन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि व्हाट इज स्टेट फंक्शन, यानी कि ये सिर्फ अपने इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करते हैं, आगे के उनके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है इन सब पाथ पे ये डिपेंड नहीं करते। नॉट ऑन दिस, किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे, ये बस अपने इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन। ओके, अब सेकंड हम फर्दर मूव करते हैं, व्हाट इज वर्क। वर्क क्या होता है? हमने पढ़ा है मैकेनिक्स में, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, किसी भी बॉडी पे अगर हम कोई भी फोर्स लगा रहे होते हैं तो वहां पर देयर इज अ स्लाइटर और लार्जर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अकर्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। और यहां पर हम थर्मोडायनेमिक्स में वर्क की जगह हम क्या, फोर्स की जगह यहां पर हम डिराइव करते हैं व्हाट इज फोर्स। फोर्स हियर एक्ट एज अ प्रेशर एंड डी एक्ट एज अ वॉल्यूम। सेम यूनिट प्रेशर, यहां पर जो डी वहां पर हम होता था वो मीटर में होता था, यहां पर वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम? दैट इज मीटर क्यूब। तो कुछ उस अगर हम रिलेट कर पाएंगे मैकेनिक्स से, हम देख रहे हैं पूरा मैकेनिक्स ही थर्मोडायनेमिक्स है। यहां पर व्हाट इज एफ? एफ वहां पर क्या होता था? फोर्स होता था, दैट इज द मैकेनिकल फोर्स। और यहां पर क्या हो रहा है? मैकेनिकल प्रेशर। यहां पर एफ बिहेव एज अ पी एंड डी बिहेव एज अ वी, वॉल्यूम। ओके, दैट इज क्लियरली मेंशन। आप यहां से रिलेट कर पा रहे होंगे वर्क को। और वर्क हमारा क्या है? वर्क हमारा पाथ फंक्शन है। वर्क जो होता है वो क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है। इट मींस ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करेंगे, लेकिन ये पाथ पे भी डिपेंड करेंगे कि ये कौन से ट्रेजेक्टरी, कौन सा पाथ ये फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए वर्क को यहां पर क्या किया गया?
क्या कहा गया है, पाथ फंक्शन। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इंटरनल एनर्जी और वर्क के बीच में, इंटरनल एनर्जी हमारा होता है स्टेट फंक्शन और वर्क जो होता है वो हमारा होता है पाथ फंक्शन। अब हम जानेंगे साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क, कहां कहां पर पॉजिटिव वर्क हो रहा है, कहां नेगेटिव वर्क हो रहा है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स में। तो सबसे पहले हमें पता है dw इज इक्वल टू pdv, यहां से w इज इक्वल टू pdv, ये वर्क का फॉर्मूला है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पे कई बार न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं, ओके कई बार न्यूमेरिकल्स हमारे बोर्ड्स में इससे रिलेटेड और जेई नीट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि वर्क को हम कैसा इंटीग्रल pdv भी लिख सकते हैं, ओके। तो अगर हम यहां पर डिफरेंशियल की बात करते हैं तो dw इज इक्वल टू pdv वी कैन राइट। अब if dv is positive, what do you mean by positive? अगर dv हमारा इंक्रीज कर रहा होगा, dv is positive then dw is positive, तो यहां पर जो v फाइनल होगा वो ग्रेटर देन v इनिशियल होगा। मींस सपोज दैट दिस इज अ ग्राफ, ओके, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस इज a एंड दिस इज b। तो यहां पर क्या हो रहा होगा कि जो फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी नहीं, यहां पर जो हमारा वॉल्यूम होगा, फाइनल वॉल्यूम, अगर वो इनिशियल से ग्रेटर है तो वहां पर वर्क डन कैसा होगा, हमारा पॉजिटिव हो रहा होगा। इट मींस अगर ये v इनिशियल है एंड दिस इज v फाइनल और हमारा जो v फाइनल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट मींस ये इंक्रीज करता जा रहा है। तो यहां पर v फाइनल इफ इंक्रीज बाय v इनिशियल, तो वहां पर हम क्या करेंगे कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव हो रहा है। अगर ये केस कहीं भी आता है कि हमारा v फाइनल इंक्रीज कर रहा है v इनिशियल से, तो वहां पर वर्क डन हमेशा कैसा होगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और ऐसे ही सिमिलरली अगर हम देखेंगे इफ v इनिशियल इज ग्रेटर देन v फाइनल, यहां पर ये देखिए ये ग्रेटर यानी कि इनिशियल ग्रेटर है, v इनिशियल इज ग्रेटर देन v फाइनल, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर कहीं पर v फाइनल ग्रेटर है तो वहां पर वर्क डन इज पॉजिटिव, अगर कहीं पर v फाइनल लेसर है तो वहां पर वर्क डन इज नेगेटिव, ओके। दिस इज द साइन कन्वेंशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। यहां पर इससे आपको समझ में आएगा, यहां पर मैंने वही ग्राफ बनाया हुआ है, वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। यहां पर हमें देख रहे हैं एरो से हम देख पा रहे हैं यानी कि v फाइनल इज ग्रेटर, यानी कि v यहां पर इंक्रीज कर रहा है, ओके। v इफ v इंक्रीजेस देन सिमिलरली w इंक्रीजेस, इट मींस w इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, हियर वर्क डन इज पॉजिटिव। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये वर्क डन यहां पर v क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो w इज इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क डन। और इस केस में हम क्या कहेंगे, यहां पर हो रहा है एक्सपेंशन, ओके। इस केस को हम कहेंगे एक्सपेंशन और इस केस को हम कहेंगे कंप्रेशन। अब अगर सपोज दैट कोई भी क्वेश्चन आता है व्हेन एक्सपेंशन विल वर्क, तो एक्सपेंशन वहां वर्क होगा जहां पर हमारा v इंक्रीज कर रहा होगा और वर्क डन हमारा पॉजिटिव हो रहा होगा, और कंप्रेशन वहां पर हो रहा होगा जहां पर हमारा v डिक्रीज हो रहा होगा, इट मींस वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा और वर्क डन भी हमारा नेगेटिव आ रहा होगा, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन, ओके। अब फर्दर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, साइक्लिक प्रोसेस। व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? साइक्लिक से आप समझ पा रहे होंगे कि एक साइकिल, जब कोई भी सिस्टम एक अपना साइकिल, कोई भी प्रोसेस एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा, इट मींस एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, अगर वह सिस्टम सपोज दैट दिस इज अ इनिशियल स्टेट एंड दिस इज अ फाइनल स्टेट, ओके, अगर कोई एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये सिस्टम, अगर वो सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो फिर से अपने उसी स्टेट पे आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। इट मींस एक साइकिल कंप्लीट, जब भी वह एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा तो वहां पर उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। और जो हमारा साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है इज ऑलवेज जीरो। व्हाई इंटरनल एनर्जी जीरो? क्योंकि हमें पता साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। और हमारा जो इंटरनल एनर्जी होता है, ओके, इंटरनल एनर्जी हमारा क्या होता है, दैट इज द स्टेट फंक्शन, इट मींस इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ओके। सिर्फ वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करते, वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करते हैं। लेकिन यहां पर जब हमारा कोई भी साइकिल चल रहा होगा तो वो उस पाथ को भी हम कंसीडर करके चलते हैं, ओके। कोई भी सपोज दैट ये साइकिल है, तो ये कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, कौन सा पाथ नहीं फॉलो कर रहा है, हम ये भी कंसीडर करके चलते हैं। तो यहां पर जो हमारा इंटरनल एनर्जी होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, और ये यहां पर पाथ फंक्शन होता है जो हमारा साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो यहां पर हम क्लियरली कह सकते हैं u टेंड्स टू 0 और u इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, u मतलब यहां पर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट, तो du इज इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ओके। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, अभी हम फर्दर उसका डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहां से इस साइक्लिक प्रोसेस को क्लियरली आपको विजिबल कराना चाहता हूं। तो डी की इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेटमेंट, ये एक फॉर्मूला है। तो यहां से हमने क्या देखा कि डी यू 0 है साइक्लिक प्रोसेस के लिए, तो डी यू 0 इट मींस डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। यहां पर जो हीट
हीट जो होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन का। इट मींस चेंज इन हीट ऑलवेज इक्वल्स टू वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस। यहां से आपको क्लियर हुआ होगा कि साइक्लिक प्रोसेस में जो हमारा हीट गिवन टू द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल्स टू द वर्क डन, ये साइक्लिक प्रोसेस की एक स्टेटमेंट है। ओके, अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल अपने इस न्यूमेरिकल को। तो यहां पर हमें निकालना सबसे पहले एक फाइंड द वर्क डन व्हेन पीए इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पीबी इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेट इज 10 मीटर पर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ बी इज 5 मीटर पर क्यूब। ओके, दिस इज द ग्राफ इज गिवन पीवी डायग्राम। हमने क्या पढ़ा था, पीवी डायग्राम जब हम पढ़ रहे थे तो अगर हमने पढ़ा था, अगर सपोज दैट वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, ओके, अगर हमें वर्क डन फाइंड करना है तो पी और v, what is the formula of work done? Work done is equals to pv, हमने पढ़ा इंटीग्रल p dv। ओके, तो we can clearly write from here p w is equals to pv। अगर हम p प्रेशर और वॉल्यूम फाइंड कर लेते तो we can easily find out the work done। तो यहां पर अगर हम p और v की स्टडी कर लेते हैं, एरिया अंडर द कर्व ऑफ p एंड v अगर स्टडी कर लेते हैं तो यहां से वर्क डन we can easily find out। ओके, तो हमें इसी एरिया की स्टडी करनी है। ओके, इस न्यूमेरिकल में। तो यहां पर इस एरिया की स्टडी करने के लिए हमें एक एजम्पशन करना पड़ेगा। व्हाट इज द एजम्पशन? दिस इज P, दिस इज V। ओके, और हमें वर्क डन फाइंड करना। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस इन दिस प्रोसेस? तो हम इसको लेट करेंगे। ओके, इस एरिया, यही एरिया में फाइंड करनी है। तो यहां पर यहां पर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, और ये रेक्टेंगल। तो अगर हम इस एरिया की और इस एरिया की स्टडी कर लेते हैं, यानी कि वर्क डन अलोंग दिस प्रोसेस इज W1 एंड वर्क डन अलोंग दिस प्रोसेस इज W2। अगर इन दोनों एरिया की हम स्टडी कर लेते हैं तो टोटल वर्क डन हमें क्या पता चल जाएगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्लियरली वर्क डन हमें मिल जाएगा। तो अब हम यहां से देखते हैं कि ये ट्रायंगल की एरिया क्या होती है। तो सबसे पहले वर्क डन अलोंग AB is W1 है। ओके, दिस इज PA एंड दिस इज PB, और यहां पर दिस इज VA एंड दिस इज VB। ओके, वर्क डन। ओके, तो वर्क डन इस ट्रायंगल का निकालेंगे, यानी कि W1 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस हियर? ये दिस इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल। तो यहां पर बेस की जगह क्या है, दैट इज VA माइनस VB। W1 इज इक्वल्स टू हाफ बेस की जगह VA माइनस BB, और हाइट की जगह दिस इज द हाइट। हाइट इज ये यहां पर हाइट क्या है, इसका प्रेशर है। दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल जो कि प्रेशर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, PV माइनस PA। ओके, तो W1 इज इक्वल्स टू हाफ VA माइनस BB इज 10 माइनस 5, VA माइनस BB इज 10 माइनस 5 इंटू PV माइनस PA इज 5 minus 2. Okay, W1 is equals to half 10 minus 5 is 5 into 5 minus 2 is 3. Okay, तो W1 is equals to यहां से आ जाएगा 7.5 जूल। ओके, दिस इज द वर्क डन अलोंग फर्स्ट। ओके, फर्स्ट रीजन, यानी कि फर्स्ट रीजन के अलोंग वर्क डन हमारा निकल आया। अब सेकंड रीजन जो रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है उसका हम एरिया निकालेंगे। तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, W2 is equals to लेंथ इंटू breadth। this is the area of rectangle। तो W2 is equals to लेंथ हमारा क्या है, लेंथ हमारा देखेंगे क्या है, that is VA minus VB। लेंथ हमारा क्या है, VA minus VB into this is the breadth। breadth यहां पर ये टोटल breadth होगा, यानी कि जो इसका यहां पर breadth है that is this one। ओके, अब हम breadth निकालने के लिए यहां पर क्या करेंगे, ये देखेंगे कि यहां पर ओके, VA माइनस BB लेंथ जो है हमारा क्या हो गया, यहाँ पर VA माइनस BB, और यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो यहाँ पर बेस, इसका जो ब्रेथ होगा, बेसिकली ब्रेथ क्या होगा, जो हमारा प्रेशर इनिशियल पे था वो प्रेशर हमारा यहाँ पर रेक्टेंगल का ये इनिशियल की तरह बिहेव करेगा, और जो हमारा फाइनल था वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट इज PB हियर इट बिकम्स जीरो, क्योंकि हम यहाँ रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हमारा ये कंप्लीट हो रहा है, जो ये कंप्लीट ग्राफ हो रहा है, यहाँ पर जो प्रेशर है हमारा वो सिर्फ इनिशियल, जो ये PA था वो यहाँ पर PA की तरह बिहेव करेगा, और PB यहाँ पर क्या हो जा रहा है, हमारा जीरो हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, P दैट इज PA माइनस जीरो। ओके, तो W2 इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, VA दैट इज 10 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 0। तो W2 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5 इज 5 इंटू 2 माइनस 0। W इज इक्वल्स टू
W2 इज इक्वल टू 10 जूल। ओके, अब टोटल वर्क डन क्या होगा? टोटल वर्क डन हमारा क्या होता है? W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो W is equal to what is W1? That is 7.5 joule, and what is W2? That is 10 joule. Okay, तो W is equal to 17.5 joule. Okay, टोटल वर्क डन हमारा कितना आ गया? 17.5 जूल। और यहां से हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्राफ देख के हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। क्यों कंप्रेशन हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है? देख रहे हैं हम, यहाँ पर देख पाएंगे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। इट मींस वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग हियर। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा यहाँ पर W क्या होगा? इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस तो W also decreases, it means W becomes negative। तो यहां पर जो टोटल वर्क डन है हमारा, वहां पर क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 17.5 जूल। नेगेटिव वर्क डन हियर। क्यों नेगेटिव वर्क डन? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। दिस इज द बेसिक न्यूमेरिकल। कैसे हमें पीवी डायग्राम को, पीवी डायग्राम अगर गिवन होता और सपोज दैट वी हैव टू फाइंड वर्क डन, तो वी कैन इजीली फाइंड एरिया अंडर द कर्व एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट द वर्क डन। और यहां से हमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन हमें यहां से पता चल जाएगा कि वहां पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। ओके, ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, माइक ऑफ था, दैट्स व्हाई आवाज आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इस चीज को। इट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब हीट क्या है कि हीट ये भी एक एनर्जी का एक फॉर्म है जो कि किस वजह से होता है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस में पढ़ा था, Q इज इक्वल टू MC डेल T यानी MS डेल T। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा T यानी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही हीट फ्लो होती है। दैट इज द रीजन। ओके, और ये हीट क्या है? इट इज अ पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। ओके, इट मींस ये भी कैसे होते हैं? ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। इट मींस इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करेंगे, लेकिन ये पाथ पे भी डिपेंड करेंगे। मतलब ये कैसा पाथ है इसका, ओके, इन सब पे भी डिपेंड किया करेंगे ये। तो हमें फिर उसके बाद हम देखते हैं साइन कन्वेंशन। व्हाट इज द साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने वर्क डन में भी साइन कन्वेंशन पढ़ा था। क्या साइन कन्वेंशन था? V इंक्रीज हो रहा है तो W ऑल्सो बीइंग पॉजिटिव, V डिक्रीज हो रहा है तो W बीइंग नेगेटिव। ओके, तो यहां पर भी साइन कन्वेंशन, अगर हीट गोज आउट ऑफ द सिस्टम यानी कि हीट अगर सिस्टम से बाहर जा रहा है तो वहां पर डेल्टा Q क्या होगा? लेस देन जीरो, विच बिकम नेगेटिव। ओके, वहां पर क्या हीट क्या हो जाएगी? नेगेटिव होगा। अब हीट कम्स इनटू द सिस्टम, अगर सिस्टम में हीट आ रहा है तो वहां पर डेल्टा Q बिकम्स पॉजिटिव। दिस इज द इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन दैट यू हैव टू नो, यू हैव टू ऑलवेज नो। ओके, अब हम इन ये जो टर्म्स हमने पढ़ा, इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क, अब इन तीनों का यूज करके हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ मूव करते हैं और इन तीनों का यूज देखते हैं उसमें क्या है। तो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट क्या है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड ऑल्सो, यानी एनर्जी मॉडिफाई भी हो सकती है, यानी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी में। बट if we talk about the internal energy or total energy of the system is always conserved, यानी कि टोटल एनर्जी सिस्टम की हमेशा कंजर्व रहेगी, बस एनर्जी का चेंज यानी कि मॉडिफिकेशन वहां पर हो सकता है। ओके, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट थी। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, इफ वी राइट द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होगा? dq is equals to du plus dw। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, दिस रिप्रेजेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और dw भी हमें अभी हमने प्रीवियस नहीं पढ़ा। dw इज इक्वल टू क्या होता है? P dv, और W इज इक्वल टू इंटीग्रल P dv। तो यहां पर हम रिप्लेस करेंगे इस चीज को, तो क्या बन जाएगा? dq इज इक्वल टू du प्लस dw, तो dq इज इक्वल टू du प्लस P dv। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की यही स्टेटमेंट थी, dq इज इक्वल टू du प्लस P dv। ओके, अब हम इनके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशंस जैसे आइसोथर्मल, आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, इन सारे प्रोसेस के बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला एप्लीकेशन जो है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस? यहां से हमें वर्ड एक मिल रहा होगा थर्मल। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल? थर्मल मींस टेम्परेचर, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो भी प्रोसेस होता है यहाँ पर ये किस पे होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क कर रहा होता है। ओके, मतलब प्रेशर
वॉल्यूम, ये सारी चीजें हमारे चेंज हो रही होंगी, लेकिन टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आइसोथर्मल प्रोसेस में हमेशा क्या होता है, टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा। ओके ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन एक आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ओके, ये रिलेशन आप हमेशा याद रखिएगा, इस रिलेशन का सबसे ज्यादा यूज है। हम यहां पर जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम यहां जो भी पढ़े वो आइडियल गैस के लिए ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आइडियल गैस के लिए यहां पर हम इंटरैक्शन जो होता है हम वो नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। ओके, अगर इंटरैक्शन को हम कंसीडर करते हैं तो वो रियल गैसेस होते हैं, लेकिन हम यहां पर जो हम हमारे 11th में जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, वो सिर्फ आइडियल गैसेस के ही बारे में, रियल गैसेस की स्टडी हम आगे अपने ग्रेजुएशन लेवल में करते हैं। तो आइडियल गैसेस क्या होते हैं, ऐसे ऐसे गैसेस जिनका इंटरेक्शन हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, मतलब उनके बीच का, मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन हम कंसीडर ही नहीं करते हैं, तो ऐसे गैसेस को क्या बोलते हैं, आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। ओके, तो यहां पर इंटरेक्शन को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब हम यहां से आइसोथर्मल प्रोसेस को देखेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर हम इक्वेशन ऑफ इसके इक्वेशन निकालें, आइसोथर्मल इक्वेशन जो यहां पर आता है, ओके, तो इक्वेशन हम यहां पर निकालते हैं, तो बाई आइडियल गैस इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल्स टू आरटी फॉर वी कंसीडर एन इज इक्वल्स टू 1 मोल। ओके, हम एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, तो वी कैन राइट इजिली राइट पीवी इज इक्वल्स टू आरटी। ओके, अब हम यहां पर इक्वेशन ऑफ स्टेट अगर निकालते हैं तो हमें क्या पता है कि टी हमारा क्या है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, वी कैन इजिली राइट पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और वी कैन राइट एज P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस की ये इक्वेशन है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ओके, अब हम देखते हैं इसका वर्क डन क्या होगा। वर्क डन का डेरिवेशन देखेंगे, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा। ओके, वर्क डन का सिर्फ हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको पूरे थर्मोडायनेमिक्स में याद रखना वर्क डन का, दैट इज W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ PdV। ओके, बस यही एक ही फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले से हम सब में, आइसोथर्मल के प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, सब में हम यही वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे। बस हमें चीजें चेंज करनी है क्या, कि हमें देखना है कि टेम्परेचर, कहीं टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, कहीं वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, कहीं प्रेशर कांस्टेंट होगा। बट इस केस में हमारा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम तो हमारा चेंज हो रहा है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो वॉल्यूम का चेंज जो हम यहां से लेंगे V1 से हम V2 लेंगे, इनिशियल टू फाइनल। यू कैन ऑल्सो टेक एज V इनिशियल V फाइनल, बट फॉर sake of simplicity we can take it V1 and V2. okay, तो W is equals to we can write here from V1 से lower limit is V1 and upper limit is V2 P dV. okay, अब हम यहां से आइडियल गैस इक्वेशन लेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, बाई आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, PV is equals to RT, और T की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर P के टर्म्स में हम चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा RT by V। ओके, दिस इज द आइडियल गैस, यहां से हमारा P बन जाएगा RT by V। अब इस P को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो W क्या हो जाएगा, V1 to V2 RT upon V dV। As we all know that R is Rydberg constant। ओके, Rydberg constant ये भी एक कांस्टेंट है, और हमारा T भी यहां पर कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, क्यों, टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, तो W is equals to RT upon V1 से V2 1 upon V dV। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon V dV। ओके, इंटीग्रेशन आपने मैथमेटिकल फिजिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा, पहला जो चैप्टर है क्लास 11 का, इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी। मैथ वाले स्टूडेंट तो वैसे भी इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो उन्हें पता होगा। तो 1 upon V dV, V1 से V2, इसका इंटीग्रल क्या होगा, दैट इज log V। ओके, तो W is equals to RT log V। ओके, लोअर लिमिट इज V1, अपर लिमिट इज V2। अब हम लिमिट पुट करेंगे तो W इज इक्वल्स टू RT log V2 माइनस V1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। ओके, और इसको अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज की टर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू RT log ऑफ E V2 माइनस V1, और log ऑफ E इसकी वैल्यू क्या होती है, 2.303
आर टी, अगर हम log 10 में log e को log 10 में कन्वर्ट करते हैं, मींस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से log 10, ओके, तो दिस इज v2 माइनस v1, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ वर्क डन, ओके। अब ये तो हमारा वॉल्यूम के केस में आ गया। अगर हम इसको वॉल्यूम के केस में आ गया, अगर हम इसको प्रेशर के टर्म में लिखना हो, जैसे हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, तो हमारा प्रेशर भी चेंज हो रहा है, जैसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है वैसे प्रेशर भी चेंज हो रहा है, तो हम प्रेशर के टर्म में भी इसे लिख सकते हैं। अगर हमारे न्यूमेरिकल में वॉल्यूम की जगह ना गिवन होकर प्रेशर गिवन होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो पीवी, यहां से हमें पता है, यहां हमने निकाला ना P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन आइसोथर्मल प्रोसेस में ये इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है। तो V1 अपॉन V2 को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग, ओके। अब वर्क डन यहां पर हम V2 माइनस यहां पर और लिख सकते हैं 2.303 RT log ऑफ 10 V2 बाई V1, ओके। log A माइनस log B का ये फॉर्मूला होता है, दैट इज log A अपॉन log B, ओके। दिस इज द वर्क डन फॉर्मूला। अब यहां से हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, यहां पर इक्वेशन जो हमने आइसोथर्मल के लिए निकाला था P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, वी कैन इजिली राइट हियर फ्रॉम P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1, तो V2 अपॉन V1 को हम यहां से इजिली रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, P1 अपॉन P2 से, ये हम देख पा रहे हैं। तो W इज इक्वल्स टू 2.303 RT log 10 अपॉन, यहां से हम इसको रिप्लेस कर पाएंगे P1 अपॉन P2, दिस इज द फॉर्मूला इफ इन न्यूमेरिकल प्रेशर इज गिवन, तो हम यहां से वर्क डन इजिली निकाल, अगर वॉल्यूम गिवन है तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, अगर प्रेशर गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला इक्विवेलेंट सेम है, ओके। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस, ओके। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर जो होता है हमारा, प्रेशर कांस्टेंट, ओके। कैसे प्रेशर कांस्टेंट, आपको ये कैसे पता चलेगा, हियर इट इज बार, ओके। बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की, तो यहां पर वी कैन इजिली से दैट प्रेशर इज कांस्टेंट, ओके। आप इससे ध्यान रख सकते हो, इसमें क्या आ रहा है, आइसोबैरिक यानी कि बार आ रहा है, ओके। और बार किसकी यूनिट होती है, बार इज इक्वल्स टू प्रेशर, प्रेशर की यूनिट होती है, तो यहां पर हम कह सकते हैं प्रेशर इज कांस्टेंट, ओके। अब वर्क डन अगर हम यहां पर देखते हैं तो W इज इक्वल्स टू PdV, ओके। प्रेशर इज वॉल्यूम, इसका यहां पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, ओके। तो प्रेशर इजिली बाहर आ जाएगा, दिस इज V1, दिस इज V2, तो W इज इक्वल्स टू P, वी कैन इजिली राइट V2 माइनस V1, ओके। दिस इज द वर्क डन इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, ओके। अब हम इसमें बात करेंगे, देखेंगे हम इसी रिलेशन से हम यूज करके यहां पर निकालेंगे मेयर्स फॉर्मूला। हम फर्दर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी कैन राइट dq इज इक्वल टू du प्लस dw, और in case of isobaric process at a constant pressure we can write dq is equals to ncp dt at a constant pressure, this is the specific heat of the system, okay। और ये हमने डिस्कस भी किया है, डिस्कस हमने क्या किया था, हमें पता था q is equals to, हमने ये पढ़ा है ना फॉर्मूला ms dt, दिस इज स्पेसिफिक हीट, तो वही स्पेसिफिक हीट ये भी है, यानी कि ये स्पेसिफिक हीट किस पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे, सेम वही जो हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में स्टडी की थी, वही हमने फॉर्मूला यहां पर लेके आए, कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम डिफाइन करें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा, dq du इज इक्वल्स टू ncv dt, ओके, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इंटरनल एनर्जी के लिए था, ये बेसिकली ये जो होता है ये यूनिवर्सल ट्रू है, हर केसेस में ये ट्रू है, लेकिन ये यूनिवर्सल हर जगह ट्रू नहीं है, ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है। हम आइसोबैरिक के लिए हम वी कैन इजिली राइट dq इज इक्वल टू ncp dt, लेकिन आइसोथर्मल और इन सब के लिए हम ये dq इज इक्वल टू ncp dt नहीं लिख सकते हैं, लेकिन du इज इक्वल टू ncv dt ये हम हर एक प्रोसेस के लिए ये यूनिवर्सल ट्रू है, ओके। तो यहां पर इस प्रोसेस के लिए ही हम बस dq लिख सकते हैं, ओके, क्लियर। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर इसको पुट करें इस वाली इक्वेशन में, तो यहां से क्या बन जाएगा, dq क्या है, ncp dt, ओके, इज इक्वल्स टू du क्या है, ncv dt प्लस dw क्या है, pdv, ओके। यहां से इस इक्वेशन को इधर लाएंगे, n हम लेट सपोज दैट 1 ले लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए हम हमेशा n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, cp dt माइनस cv dt इज इक्वल टू pdv, ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा, cp माइनस cv
dt is common is equals to pdv. ओके, अब फॉर आइसोथर्मल हम किस प्रोसेस की बात करें? आइसोबैरिक प्रोसेस. फॉर आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारी? व्हाट इज द आइडियल गैस इक्वेशन? pv is equals to RT. दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी. अगर हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन किसके अकॉर्डिंग? विथ रेस्पेक्ट टू टी, यानी कि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें, तो ये क्या बन जाएगा? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. यहां पर कौन सा रूल लगेगा? चेन रूल डिफरेंशिएशन का. ओके, तो चेन रूल क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन. तो यहां पर अलग वेरिएबल है, हमें देखना, हमें टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, और लेकिन ये क्या है? वॉल्यूम है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डीवी बाई डी टी. क्लियर? ओके, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन. दिस इज द चेन रूल, डीपी अपॉन dt. ओके, हमने यहां पर चेन रूल लगाया, डिफरेंशिएशन का चेन रूल. ओके, इज इक्वल्स टू r और t का डिफरेंशिएशन d बाई dt इंटू टी. ओके, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? p dv प्लस v dp, dt यहां से कॉमन, ये इस तरफ जाएगा तो r dt. इज इट क्लियर? ओके, ये हमारी इक्वेशन आ गई. अब हमें पता है कि हम किस प्रोसेस की बात करें? आइसोबेरिक प्रोसेस. आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है? फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस पी क्या होता है? कांस्टेंट. हमने यहां पर पढ़ा प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है. और अगर प्रेशर का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगी? 0. तो यहां पर क्या बचेगा? पी डीवी इज इक्वल्स टू आर डी टी. ओके, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड. अब फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर करेंगे तो सीपी माइनस सीवी, तो क्या हो जाएगा? सीपी माइनस सीवी dt इज इक्वल्स टू आर dt. ओके, क्लियर? dt से dt कैंसल आउट, cp माइनस cv इज इक्वल्स टू r. दैट इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन विच इज कॉल्ड मेयर्स फॉर्मूला. ओके, दिस इज कॉल्ड मेयर्स फॉर्मूला. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. ओके, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज से बहुत इंपॉर्टेंट है. cp मींस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CV means specific heat at constant volume, and R is the Rydberg constant. Okay, this is known as Mayer's formula. Okay, और एक रिलेशन यहां से, इस रिलेशन को फर्दर सॉल्व करके यहां से क्या आता है? अगर दो स्पेसिफिक हीट का हम रेशियो निकालते हैं, सपोज दैट CP अपॉन CV, इन दो स्पेसिफिक हीट का रेशियो हमेशा गामा के बराबर होगा. ओके, दिस इज द गामा. ओके, कहीं भी अगर CP और CV दो स्पेसिफिक हीट का रेशियो आता तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा? गामा के इक्वल. ओके, दिस इज नोन एज पॉइजन गैस कांस्टेंट. ओके, गामा इज नोन एज पॉइजन गैस कांस्टेंट. ओके, तो हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं. दिस बोथ आर द इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि यहां से ये डिराइव होता है. अब हम हमारा नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे. आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया. अब हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. थर्ड प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता, Q कांस्टेंट होता है, मींस हीट इज ऑलवेज कांस्टेंट. dq is equals to 0. कोई भी चीज का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0, dq 0. ओके, ठीक है. अब एडियाबैटिक प्रोसेस, हम इक्वेशन निकालेंगे सबसे पहले एडियाबैटिक इक्वेशन. ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वेशन. जैसे ही हम सबका इक्वेशन निकालते हैं, आइसोथर्मल में भी हमने इक्वेशन निकाला, पीवी इज इक्वल्स टू आरटी, टी वहां कांस्टेंट, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2. वैसे ही सेम एज इट इज हम एडियाबैटिक प्रोसेस में भी इस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट वी अंडरस्टैंड, हमने क्या देखा है? dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw. dw को हम pdv भी लिख सकते हैं, तो हम pdv लिख के चल रहे हैं. ओके, और dq क्या यहां है एडियाबैटिक में? 0 कर दो. du इज इक्वल्स टू du प्लस pdv इज इक्वल्स टू 0. ओके, दिस इज द इक्वेशन. अब हमें पता है du इज इक्वल्स टू आइसोथर्मल के लिए क्या होता है? n CVDT. अभी हमने प्रीवियस में ही देखा है, du इज इक्वल्स टू n CVDT. फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी टेक n एज 1, तो du इज इक्वल्स टू CVDT. अब du की जगह ये हम पुट करेंगे, CVDT प्लस PdV इज इक्वल्स टू 0. ओके, दिस इज इक्वेशन 1. अब ये हमारा इक्वेशन निकल गया किस उसमें? स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में और प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में. अब हम फर्दर देखेंगे व्हाट वी नो दैट, कि हमें पता है आइडियल, हम किसके लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं? आइडियल गैस के लिए. फिर से वही आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारी? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, एन सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 1,
टीवी इज इक्वल टू आर टी। ओके, अब हम इसका करेंगे क्या, सेम एज इट इज डिफरेंशिएशन, जैसे कि हमने मेयर्स फॉर्मूला में किया था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू टी, विथ रेस्पेक्ट टू टी, टेम्परेचर के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे। तो दो क्वांटिटीज और दोनों चेंज हो रही हैं, तो यहां पर क्या लगेगा, चेन रूल। तो अप्लाइंग चेन रूल, यहां पर चेन रूल लगाएंगे। तो चेन रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, डीवी बाई डी के रेस्पेक्ट में, तो डी बाई डी हो जाएगा और वी आ जाएगा। ओके, प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, वी एज इट इज, पी का डिफरेंशिएशन कर दो टी के रेस्पेक्ट में, तो डी बाई डी टी पी। ओके, इज इक्वल टू आर, सेम आर तो कांस्टेंट है तो आर का डिफरेंशिएशन होगा नहीं। सिमिलरली डी बाई डी टी, टी का डिफरेंशिएशन। अब टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में हमेशा वन, ये वन होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, पी डीवी प्लस वी डीपी डीटी, यहां से हमने कॉमन लिया, यहां दोनों से डीटी कॉमन और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आर डीटी। इज इट क्लियर, ये क्लियर है यहां पर, पीडीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू आर डीटी। ओके, अब हम यहां से रिलेशन निकालेंगे, हम dt का यहां से रिलेशन निकालते हैं, तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p dv प्लस v dp अपॉन r। अब ये रिलेशन हम कहा फर्स्ट में पुट करेंगे, ये इक्वेशन 2 हो गई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dt का रिलेशन हम यहां पर पुट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, c v p dv प्लस v dp अपॉन r, और क्या है, प्लस p dv इज इक्वल्स टू 0। ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ओके, अब यहां से हम इसको अलग करते हैं, cv p dv अपॉन r प्लस cv v dp अपॉन r प्लस p dv cv इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज इक्वेशन, इज इट क्लियर। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, cv pdv प्लस cv vdp, एलसीएम लिया हमने r का, तो यहां पर r मल्टीप्लाई हो जाएगा, r p dv cv इज इक्वल टू 0, एलसीएम यहां पर जाएगा 0 में तो 0 हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे cv pdv और यहां पर भी cv pdv है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, cv pdv। ओके, यहां से हमने कॉमन लिया cv pdv, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज cv pdv। ओके, 1 प्लस r, ओके, यहां से ये बन गया प्लस cv vdp, ओके, इज इक्वल टू 0। क्लियर। ओके, cv pdv प्लस r प्लस cv vdp। ओके, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक एक क्या हो गई है कि ये cv, यहां पर ये cv नहीं है, यहाँ pdv है, ये गलती से मैंने cv लिख दिया, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। ओके, यहां से cv मैं हटा देता हूँ, ये लाइन ही हटा देता हूँ। ओके, फिर से मैं क्लियरली इसको एक्सप्लेन कर दूं, तो यहां से cv ये हो जाएगा cv pdv प्लस cv vdp प्लस r pdv, एलसीएम लिया इज इक्वल टू 0, और एलसीएम लिया तो एलसीएम वाली टर्म यहां पर 0 में जाएगी तो 0 एज इट इज। अब यहां से हम देखेंगे pdv और pdv इज कॉमन। ओके, तो यहां से क्या बच जाएगा, ये cv बच जाएगा, cv प्लस r, ओके, प्लस cv vdp इज इक्वल टू 0। अब cv प्लस r, मेयर्स रिलेशन cp माइनस cv इज इक्वल टू r, तो cv प्लस r को हम क्या लिख सकते हैं, cv प्लस r को हम लिख सकते हैं cp, तो p dv cp प्लस cv vdp इज इक्वल टू 0, सिंस मेयर्स रिलेशन से cp माइनस cv इज इक्वल टू r। ओके, तो cv प्लस r इज इक्वल टू cp हो जाएगा, तो यहां पर हमने cp से रिप्लेस कर दिया। ओके, इज इट क्लियर। अब हम देखते हैं आगे। ओके, ये हमारे पास रिलेशन आ गया pdv cp, और अब हम इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन 3 नेम दे देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई cv vp। ओके, यानी कि cv स्पेसिफिक हीट वॉल्यूम ऑफ प्रेशर से हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर क्या बन जाएगा, इसको देखते हैं, तो cp, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, cv से और
P और V से, और यहां पर P dV एज इट इज, ओके, यहां से प्लस, अब इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहे हैं, CV किससे डिवाइड कर रहे हैं, CV VP से, और CV और VDP ऊपर एज इट इज, ओके, इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहां से देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट होता है, P से P कैंसिल आउट, तो CP अपॉन CV, CP अपॉन CV को हमने मेयर्स रिलेशन के आगे क्या बताया था, CP अपॉन CV इज इक्वल टू गामा, ओके, तो हम गामा से रिप्लेस कर देंगे, ओके, CP अपॉन CV इज इक्वल टू गामा अपॉन V dV प्लस, ओके, CV से CV कैंसिल आउट, V से V कैंसिल आउट, 1 अपॉन P dP, ओके, क्लियर, इज इक्वल्स टू 0, सिंस गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV, यानी कि CP अपॉन CV को हमने क्या लिखा, गामा लिख दिया, विच इज पॉइजन्स कांस्टेंट, ओके, इज इट क्लियर, तो ये क्लियर हो गया। अब 1 अपॉन V dV प्लस 1 अपॉन P dP, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन V dV, 1 अपॉन V को क्या लिख सकते हैं हम, log V, ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, गामा, ओके, ओके, अब बोथ साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट इट बोथ साइड, ओके, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो P बाई V dV प्लस 1 अपॉन P dP इज इक्वल टू 0, ओके, P इज ए कांस्टेंट, तो P बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन V dV का इंटीग्रेशन log V, तो P, सॉरी ये दिस इज V, गामा अपॉन V, तो गामा तो बाहर आ जाएगा, गामा इज कांस्टेंट, 1 अपॉन V dV का इंटीग्रेशन दैट इज log V प्लस 1 अपॉन P dP का इंटीग्रेशन log P इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू K विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट टर्म है तो वहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है हमेशा, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू, अगर हम जिसके अंडर में कर रहे हैं वही होगा, लेकिन यहां पर दो वेरिएबल हमारे चेंज हो रहे हैं, इसलिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन K लेके चल रहे हैं, ओके, तो K, ओके, अब ये क्या हो जाएगा, गामा log V, तो यहां पर क्या हो जाएगा, गामा log V को हम क्या लिख सकते हैं, A, ये यहां पर प्रॉपर्टी क्या होती है log की, A log B को हम क्या लिख सकते हैं, A log B को हम लिख सकते हैं B log A, तो यहां पर इसको हम लिख देंगे A log B को हम यहां से क्या लिख सकते हैं, log BA, ओके, log B रेस पावर A, तो यहां पर ये इसकी प्रॉपर्टी होती है log की, तो यहां पर हम log V रेस पावर गामा, ओके, प्लस log P इज इक्वल टू K, ओके, यहां पर ये हो जाएगा। अब दोनों साइड से हम क्या करेंगे, यहां पर log A log V, log A प्लस log B का फॉर्मूला क्या होता है, log A प्लस log B इज इक्वल टू log AB, ओके, यानी कि मल्टीप्लीकेशन, अगर प्लस साइन है तो मल्टीप्लीकेशन हमेशा, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो log V गामा इंटू P इज इक्वल टू K, ओके, दिस इज द फॉर्मूला। अब log जब ये इधर जाएगा तो ये एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा, तो V गामा P इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल K, ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, PV गामा इज इक्वल टू, ये दिस इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का एक्सपोनेंशियल हमेशा 1, तो ओके, तो कांस्टेंट ही होगा, तो PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, okay, this is the relation, this is the important relation, equation of state for adiabatic process, यानी कि इक्वेशन adiabatic process के केस में इक्वेशन क्या होगी, PV गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होगी, ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और अगर आपको इसको T के टर्म्स में और P के टर्म्स में भी लिखना है, तो बाय आइडियल गैस इक्वेशन आप P को चेंज करोगे तो वहां से आप T के रेस्पेक्ट में भी लिख पाओगे, और V को चेंज करोगे तो वहां से आप P और T के रेस्पेक्ट में भी इक्वेशन को लिख सकते हो, तो यू कैन इंटरचेंज इट विद आइडियल गैस इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। गामा क्या है, पॉइजन्स कांस्टेंट, ओके, विच इज CP अपॉन CV, हमने यहां पर मेंशन किया था, हमने मेयर्स फॉर्मूला में पढ़ा था, गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV होता है, ओके, ओके, तो यहां पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। जीरोथ लॉ हमने क्या क्या डिस्कस किया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कुछ बेसिक्स टर्म्स भी हमने यूज किए कि थर्मोडायनेमिक्स कहां से कैसे कंसिडरेशन में आया, और इसके आगे फर्दर हम न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, कुछ नीट जेई एडवांस लेवल के भी न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे, ओके, तो और आगे फिर हम नेक्स्ट जो इसका चैप्टर है इसी में पार्ट है, वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें कार्नोट इंजन, हम कार्नोट साइकिल, क्लॉसियस, कैलेपेरॉन्स इक्वेशंस, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।
और नेक्स्ट वीडियो लेकिन इसी पे आएगी जो कि इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में होगी। सारे नीट के न्यूमेरिकल्स, जेईई एडवांस के न्यूमेरिकल्स आप कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट प्लीज बताया करिए, जिसके हिसाब से उसी हिसाब से मैं उन क्वेरीज पे भी एक वीडियो बना सकूं, और जो भी चीजें अगर कहीं गलती से भी मुझसे छूट जाती है तो मैं उस चीजों को क्लियर कर सकूं। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में थोड़ा एक्टिव रहिए, आप बताइए जो भी डाउट, एनी डाउट इन दिस चैप्टर। अगर इस टॉपिक से कोई भी आपको डाउट हो रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में एक भी बार बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और प्लीज सब्सक्राइब होमलैंड एकेडमी चैनल।